नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा जो हिंदी कविता और हिंदी साहित्य का जो इतिहास वाली जो क्लास है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, कवित्र रत्नाकर है वो किस कवि की कृति है? कवित्र रत्नाकर किस कवि की कृति है? ऑप्शन है हमारे पास केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर और सेनापति। कवित्र रत्नाकर है वो किस कवि की कृति है? केशवदास। तो जो केशवदास है भांसे है, जो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो सामान्यतः माना जाता है कि जो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो हुआ है केशव दास से, और इसको मानते हैं डॉक्टर नागेंद्र। केशवदास की जो रचनाएं हैं वो रामचंद्र का विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्र का इत्यादि हैं, वो महत्वपूर्ण है। भिखारीदास हैं वो हिंदी के जो पहले जो व्यवस्थित जो आचार्य हैं उनकी उपाधि है, वो भिखारीदास को मिली हुई है। और श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय है वो इनकी रचनाएं हैं। पद्माकर हैं वो रीतिकाल के जो अंतिम जो प्रसिद्ध कवि हैं उसकी श्रेणी में आते हैं। और पद्माकर की जगत विनोद, पद्माभरण है वो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। तो जो कवित्र रत्नाकर हैं वो किस कवि की कृति है? जो कवित्र रत्नाकर है वो है सेनापति की। और जो सेनापति हैं वो बिहारी के साथ में रीति सिद्ध जो काव्य धारा है उसमें शामिल हैं वो होते हैं। और जो कवित्र रत्नाकर है उसमें उसका जो 4 और जो 5वां जो अध्याय है उसमें रामकथा का जो वर्णन है वो मिलता है। तो इसका जो 4था और जो 5वां जो अध्याय है उसमें रामकथा का जो वर्णन है वो मिलता है। इसके अलावा सेनापति की एक और रचना बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है कवित्र रत्नाकर और काव्यकल्प द्रुम। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर कबीर नामक कविता है वो किस कवि की है? तो जो उत्तर कबीर है वो नामक कविता है वो किस कवि की है? तो हमारे पास ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण और ज्ञानेंद्र पात्र। तो जो कुंवर नारायण और जो केदारनाथ सिंह हैं ये दोनों जो कवि हैं वो तीसरे सप्तक हैं उसके कवि हैं। और तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1959। तो जो उत्तर कबीर नामक कविता है जो है वो है केदारनाथ सिंह की। और जो केदारनाथ सिंह है वो तीसरे सप्तक हैं उसके बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तो जो उत्तर कबीर नामक कविता वो किस कवि की है? तो वो है केदारनाथ सिंह, और जो कि तीसरे सप्तक हैं उसके कवि हैं। पुष्पदंत की जो प्रबंध रचना है वो कौन सा? तो जो पुष्पदंत हैं वो आदिकाल की जो सिद्ध परंपरा है उसकी ये प्रमुख कवि हैं। तो जो पुष्पदंत की जो रचना है वो है न्याय कुमार चरेहू। तो जो पुष्पदंत की जो रचना है वो है न्याय कुमार चरेहू। इसके अलावा जो रिटनिम चरेहू और जो पयम चरेहू जो रचना है वो है स्वयंभू की। और स्वयंभू का जो रामायण काव्य है उसकी जो राहुल सांकृत्यायन है वो काफ़ी प्रशंसा है, वो भी करते हैं। तो जो स्वयंभू की जो रचना है वो है रिटनिम चरेहू और पयम चरेहू। और स्वयंभू का जो रामायण महाकाव्य है उसकी जो प्रशंसा है वो राहुल सांकृत्यायन है वो करती हैं। पुष्पदंत की रचना है वो है न्याय कुमार चरेहू। और धनपाल ने जिस काव्य ग्रंथ का जो सृजन किया है वो है भविष्यत कहा। तो धनपाल का जो ग्रंथ है वो है भविष्यत कहा। तो इस तरीके से जो पुष्पदंत की जो रचना है वो है न्याय कुमार चरेहू, रिटनम चरेहू, पयम चरेहू वो स्वयंभू की, और धनपाल की जो रचना है वो है भविष्यत कहा। ब्राह्मण माँ जानी ही भोई, एवई पढ़ही ए उच्च ही बोई, मट्टी पारनी कुश लाई पड़ंत, घर ही बैसी आगी हनंत। तो उपरोक्त जो काव्य पंक्तियां हैं वो देखना है कि हमको है वो किस कवि की हैं। तो ब्राह्मण ही मो जनत ही भई, एवई पढ़ही ए उच्चई बहु, माटी परनी कुश लई पड़ंत, घर ही बहिसी अगिपंत। तो जो उपरोक्त काव्य पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं? ऑप्शन है हमारे पास गोरखनाथ, सरहप्पा, रैदास और कबीरदास। तो जाहिर सी बात है कि इन कवि पंक्तियां हैं उनको देखने से सीधा इसे लग रहा है कि जो ये पंक्तियां हैं वो प्राकृत जो अपभ्रंश है उस भाषा से संबंधित है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो प्राकृत जो अपभ्रंश भाषा है उससे संबंधित है वो नजर आ रही हैं। तो जाहिर सी बात प्राकृत अपभ्रंश जो भाषा है वो जो कि आदिकाल की जो हिंदी की प्राथमिक भाषाओं में से है, और ये जो है वो है सरप्पा की। और सरप्पा को है वो हिंदी का जो प्रथम कवि है उसकी भी उपाधि है वो दी जाती है, और इनको जो सहज कवि है उसकी उपाधि से भी संबोधित किया जाता है। विज्ञान गीता है वो किस आचार्य की है वो कृति है? तो जो विज्ञान गीता है वो किस आचार्य की कृति है? तो जो विज्ञान गीता जो कृति है वो है केशव दास की। और केशव दास से ही सामान्यतः जो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो माना जाता है। हालांकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो चिंतामणि से मानते हैं, और डॉक्टर बच्चन सिंह भी जो है वो रीतिकाल का प्रवर्तन है वो चिंतामणि से मानते हैं। तो जो विज्ञान गीता है वो केशव दास की
कृति है और ये एक प्रमुख जो अलंकारिक कवि है वो रहे। इसके अलावा जहांगीर जस चंद्र का और विज्ञान गीता और रामचंद्र का भी इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण है वो कविता है। जयशंकर प्रसाद कृत जो उर्वशी है वो किस विधा की रचना है? तो जो जयशंकर प्रसाद कृत जो उर्वशी है वो किस विधा की रचना? ऑप्शंस हैं गीति काव्य, प्रगीत, नाटक और चंपू काव्य। तो जो जयशंकर प्रसाद कृत जो उर्वशी है वो किस विधा की रचना है? तो जो जयशंकर प्रसाद कृत जो उर्वशी है वो है चंपू काव्य है, वो उसके अंतर्गत है आती है। इसके अलावा एक और जो उर्वशी की जो रचना है वो की है रामधारी दिनकर के द्वारा, जो कि गीति नाट्य जो काव्य नाट्य है उसके अंतर्गत है वो आती है। तो जो उर्वशी है वो किस विधा की रचना है वो जयशंकर प्रसाद की? तो वो है चंपू काव्य के अंतर्गत। बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, काव्य पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और ये जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों के लिए ही आचार्य जो रामस्वरूप चतुर्वेदी उनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसके लिए शमशेर सिंह बहादुर को है वो बात के कवि हैं उसके रूप में है वो संबोधित हैं वो करते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं शमशेर सिंह बहादुर की, और शमशेर सिंह बहादुर हैं उनको हिंदी और जो उर्दू का जो द्वाब है उसकी उपाधि है उससे संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनका जो काव्य है उसमें जो उर्दू के जो शब्द हैं उनका जो प्रयोग है वो काफ़ी अत्यधिक मात्रा है उसमें किया गया है। तो बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, काव्य पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो हैं शमशेर सिंह बहादुर हैं, इनको है वो बात के कवि है उसके नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा हिंदी और जो उर्दू हैं उसके जो द्वाब के हैं उससे भी संबंधित हैं। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तृपित भेल। तो जन्म अवधि भर रूप निहारल नयन न तृपित भेल, इन पंक्तियों के जो रचयिता है वो कौन है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं विद्यापति, हित हरिवंश, रसखान और मीराबाई। तो जन्म अवधि भर रूप निहारल नयन न तृपित भेल, तो ये जो पंक्तियां हैं वो आदिकाल की जो लौकिक काव्य धारा है उसके संबंधित विद्यापति की कवि है, विद्यापति की पंक्तियां हैं। और बच्चन सिंह हैं वो विद्यापति को है वो जातीय कवि है उनके रूप में संबोधित करते हैं। तो बच्चन सिंह हैं वो विद्यापति को वो जातीय कवि है उसके रूप में संबोधित करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जो ग्रेसन है वो विद्यापति को जो सर्वप्रथम जो रहस्यवादी कवि है उसके रूप में संबोधित करते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो इनको श्रृंगारी जो कवि हैं उसके रूप में प्रतिपादित है वो करते हैं। और इनकी जो विद्यापति पदावली है उस पर कई प्रकार के जो आक्षेप है वो लगाए जाते हैं, क्योंकि उसमें कई प्रकार के पद हैं वो भक्ति से संबंधित हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे हैं वो काफ़ी सस्ते हो गए और विद्यापति की जो पदावली है वो भक्ति से संबंधित ना होकर वो श्रृंगार से संबंधित है। तो जन्म अवधि भर रूप निहारल नयन न तृपित भेल, और विद्यापति की जो रचनाएं हैं उसमें एक है विद्यापति पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। जो गोस्वामी जो हित हरिवंश है इन्होंने जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसकी स्थापना है वो इन्होंने की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय है इनकी स्थापना है वो की थी। और जो रसखान है ये भक्ति काल की जो अन्य काव्य धारा उसके अंतर्गत है, और इन्होंने जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित कई प्रकार के पद हैं वो लिखे हैं। और रसखान का जो मूल नाम है वो है सैयद इब्राहिम। अन्य जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा कवि है उन्होंने अपने काव्य सृजन के लिए जो गीति काव्य परंपरा है उसका सहारा लिया है, लेकिन जो रसखान है वो उन्होंने अपना जो काव्य सृजन है वो कवित सवैया है उसमें किया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो हो जाते हैं। तो जन्म अवधि भर रूप निहारल नयन न तृपित भेल, ये जो पंक्तियां हैं वो हैं बच्चन सिंह की। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? तो जो रूप की जो आराधना का मार्ग है वो आलिंगन नहीं है तो वो क्या है? तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास भवानी प्रसाद मिश्र, ये जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि रहे हैं। और गीत फरोश, सन्नाटा और सतपुरा की घने जंगल है वो इनकी प्रमुख कृतियाँ। इसके अलावा इनको गांधीवादी कवि है उसकी उपाधि से भी संबोधित किया जाता है। केदारनाथ अग्रवाल ये प्रगतिवादी कवि हैं, और रामस्वरूप चतुर्वेदी इनकी जो रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं उसको प्रगतिवाद की एकमात्र उपलब्धि है उसके रूप में संबोधित करते हैं। तो जो ये जो रचना है रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो वो क्या है? ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की, और ये पंक्तियां ली गई हैं उर्वशी जो रचना है उससे। तो उर्वशी जो रचना है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1961, और इसे सामान्यतः जो गीति नाट्य है या जो काव्य नाटक है उसकी संज्ञा दी जाती है। तो जो उर्वशी है वो गीति नाट्य या जो काव्य नाटक है वो है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1961। और ये जो उर्वशी और जो प्रोरवा है उसके जो पौराणिक आख्यान है उस पर आधारित है। ये उर्वशी और जो प्रोरवा है ये पौराणिक आख्यान है उस पर आधारित है। और इसके अलावा ये प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तो उर्वशी है वो प्रेम और सौंदर्य
उसका काव्य है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तो रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या। तो ये जो पंक्तियां हैं वो है रामधारी सिद्ध दिनकर की, और इनकी जो रचना का नाम है वो है उर्वशी। और ये जो उर्वशी है 5 सर्ग हैं या जो 5 भाग हैं उसमें विभाजित है। ये गीति नाट्य और काव्य नाट्य जो कि उर्वशी और पुरुरवा के जो प्रेम आख्यान है, पौराणिक आख्यान, उस पर आधारित है और प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण भावों की, परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन है वो किसका है। तो कविता हमारे जो परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये जो कथन है वो किसका है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्र नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो ये जो चारों की चारों जो कवि हैं ये छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध। इसके अलावा जो सुमित्रानंदन पंत की जो परिमल की जो भूमिका है वो काफ़ी है, पल्लव की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिस तरीके से पश्चिम में जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो भूमिका मानी जाती है लिरिकल बैलेट्स की, उसी तरीके से छायावाद में जो है वो पल्लव है उसकी भूमिका मानी जाती है। काव्य की दृष्टि से जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनकी जो परिमल है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसमें जो काव्य भाषा संबंधी कई बातों का जो अध्ययन है वो किया गया है। तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये जो कथन है वो है सुमित्रानंदन पंत का। ये प्रमुख जो छायावादी कवि हैं उसमें शामिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो जो 11 वर्ष का समय है ये हिंदी की आरंभिक कहानियों में से है, और ये जो कहानियों के जो लेखक कहानीकार हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। गुलबहार जो कहानी है वो लिखी है किशोरीलाल गोस्वामी ने। इसके अलावा इनकी बड़ी ही एक महत्वपूर्ण कहानी है वो है किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती। एक टोकरी भर मिट्टी, इसे सामान्यतः हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, और ये जो है वो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका उसमें प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1901 है, और ये माधवराव सप्रे की कहानी है। और प्लेग की जो चुड़ैल है ये जो कहानी है वो है भगवान दास की। अंत में ये इसमें एक ऑप्शन बचता है बंग मेला। तो बंग मेला की जो दुलाई वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो कहानी है। तो बंग मेला की दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बात है, दो बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं। महापंडित राहुल सांकृत्या ने इनमें से किस कवि को हिंदी का जो पहला कवि है वो माना है। तो जो सिद्ध साहित्य है उस पर राहुल सांकृत्या ने हिंदी काव्य धारा पुस्तक है उस पर बड़ा ही जो महत्वपूर्ण काम है वो किया है। तो जो महापंडित राहुल सांकृत्या ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि है वो माना है। ऑप्शन है हमारे पास स्वयंभू, सरहप्पा, पुष्पदंत और गोरखनाथ। तो जाहिर सी बात है कोई हिंदी का जो पहला कवि माना वो है सरहप्पा को, और इनकी जो रचना है वो है दोहा कोश और चर्यापद गीत कोश। और स्वयंभू को है रटनम चरेहू और न्याय कुमार चरेहू। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये कथन किसका। बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, और ये अधिकतर बहुत बार जो एग्जाम है वो उसमें आया हुआ है कि जो कबीर की अपेक्षा है वो खुसरो का ध्यान है वो बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, क्योंकि कबीर का अमीर खुसरो का जो उद्देश्य था वो जनता का मनोरंजन है वो करना। तो ये आगे की पंक्तियां हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक से है जो कि 1929 है उसमें प्रकाशित है वो हुई थी। तो कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान है वो बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल का। इसके अलावा जो जॉर्ज ग्रेसन है इनका जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है वो है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। मिश्र बंधु ने जो साहित्य इतिहास ग्रंथ का जो संपादन किया है वो एक तो है हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इनके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हिंदी साहित्य से संबंधित साहित्य इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, ये किसका कथन है। तो जो जायसी पहले सूफी हैं बाद में, जायसी पहले कवि हैं बाद में सूफी, ये जो कथन है वो बोला है विजयदेव नारायण साई ने। तो विजयदेव नारायण साई ने जायसी पर बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य किया है जो कि उनकी जायसी पुस्तक है उसमें नजर आता है। तो जायसी पुस्तक में विजयदेव नारायण साई ने उल्लेखित किया है कि जायसी पहले कवि हैं और सूफी बाद में। इसके अलावा वो पद्मावत को जायसी जो पुस्तक है उसमें ट्रेजेडी है उसके रूप में संबोधित हैं वो करते हैं। इसी पुस्तक में वो जायसी को हिंदी के जो पहले व्यवस्थित कवि हैं उनकी संज्ञा भी देती है। तो इस तरीके से जो पुस्तक है विजयदेव नारायण साई की जायसी, उसमें वो उल्लेखित करते हैं कि जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में। पद्मावत को वो ट्रेजेडी या जो ट्रेजिक वातावरण है उसकी संज्ञा देती हैं, और जायसी को हिंदी के जो पहले जो व्यवस्थित कवि है उसकी संज्ञा से संबोधित किया जाता है।
जसुदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कही नहीं जात, इन पंक्तियों के रचयिता हैं। तो जसुदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहे नहीं जात, इन पंक्तियों के हैं वो रचयिता हैं, वो कौन है? तो जसुदा कहाँ कहूँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कही नहीं जात, इन पंक्तियों के रचयिता। ऑप्शन हैं सूरदास, कृष्णदास, नंददास और चतुर्भुजदास। तो इन जो पंक्तियों के जो रचनाकार हैं, जसुदा कहाँ कहूँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कही नहीं जात, इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो हैं चतुर्भुज दास। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उन्हीं में जो चतुर्भुज दास की जो पंक्तियां, वहां से ये प्रश्न है वो लिया गया है। अदर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। अदर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर। तो जो अदर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया? ऑप्शन है चिंतामणि। तो जो चिंतामणि से जो हिंदी रीति काव्य का जो प्रवर्तन है वो मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भिखारी दास, इन्हें हिंदी का जो प्रथम जो व्यवस्थित जो आचार्य है उसकी संज्ञा है वो दी जाती है। जसवंत सिंह और बेनी परवीन, ये दोनों भी जो रीतिबद्ध कवि हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो मैंने जैसे कि अपनी जो पिछली क्लास है उसमें कई बार उल्लेख किया कि जो भिखारी दास हैं वो हिंदी के जो प्रथम जो व्यवस्थित कवि हैं उसके नाम से वो जाने जाते हैं। तो ये जो भिखारी दास का ये कोटेशन है कि अदर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं भिखारी दास की। और भिखारी दास की दो बड़ी ही महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं वो हैं श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो रीति मुक्त कविता है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो जो रीति काल का जो विभाजन वो सामान्यतः 3 भागों में किया जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, और इसके अलावा एक और डिवीजन किया जाता है वो है रीति इतर। तो जो रीति मुक्त कविता की जो विशेषता है वो कौन सी है? ऐतिहासिकता, निर्व्यक्तता, सामाजिकता और स्वच्छंदता। तो जो रीति मुक्त काव्य की जो विशेषता है वो देखने को मिलती है, तो ऐतिहासिकता, सामाजिकता और निर्व्यक्तता, इनका तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो रीति मुक्त कविता की विशेषता नजर आती है वो है स्वच्छंदता, क्योंकि यही कारण है कि जो रीति मुक्त काव्य है उसको जो स्वच्छंदतावादी काव्य है उसकी संज्ञा है वो भी दी जाती है। तो निम्नलिखित में से जो रीति मुक्त कविता की जो विशेषता है तो वो है स्वच्छंदता, क्योंकि जो रीति मुक्त कविता है उनको जो स्वच्छंदतावादी काव्य है उसकी संज्ञा भी दी जाती है। एकांत संगीत है वो किसकी रचना है? ये बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है, और जब हिंदी का जो विकास हो रहा था आरंभिक, और तो ये जो आरंभिक जो खड़ी बोली है उसकी रचना है उसमें शामिल की जाती है। तो एकांत संगीत है वो किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल और महादेवी वर्मा। तो जो एकांत संगीत जो रचना है वो है श्रीधर पाठक की। ये जो एकांत संगीत जो रचना है वो लावनी या जो ख्याल शैली है उस पर लिखी गई है। तो जो एकांत संगीत जो रचना है वो लावनी या जो ख्याल शैली है उस पर लिखी गई है। तो जो एकांत संगीत वो किसकी रचना है? वो है श्रीधर पाठक की, और ये जो लावनी और जो ख्याल शैली उस पर आधारित लिखी गई है। इसके अलावा जो श्रीधर पाठक हैं उनको रामचंद्र शुक्ल हैं वो ट्रू रोमांटिसिज्म है उनके रूप में संबोधित हैं, वो करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो श्रीधर पाठक को ट्रू रोमांटिसिज्म है वो बोलते हैं, यानी कि सच्चे स्वच्छंदतावादी है उसकी संज्ञा है वो दी जाती है इनको। तो एकांत संगीत है वो रचना है श्रीधर पाठक की, जो कि ख्याल और जो लावनी शैली उस पर आधारित है, और इसे ट्रू रोमांटिसिज्म में बोला जाता है श्रीधर पाठक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। एकांत संगीत, इसके अलावा इनकी एक और रचना है वो है प्रेम संगीत। तो जो प्रेम संगीत है इसकी जो रचना है वो की गई है रोला छंद है उस पर आधारित है। और ये जो हरिवंश राय बच्चन है ये हिंदी में जो हालावाद है उसका प्रवर्तन है इनके द्वारा ही किया जाता है। तो जो हालावाद का जो प्रवर्तन है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा किया जाता है, और इसका जो काल है वो सामान्यतः 1933 से लेकर 36 है वो माना जाता है। तो जो रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं ये हिंदी में जो मार्शलवाद के हैं उसके प्रवर्तक है वो माने जाते हैं। महादेवी वर्मा ये प्रमुख छायावादी कवित्री हैं, और रामचंद्र शुक्ल हैं वो लिखती हैं कि जो महादेवी वर्मा है अन्य छायावादी कवियों की तुलना में इनमें जो सबसे ज़्यादा जो रहस्यवाद है वो नज़र आता है। इसके अलावा रश्मि, नीरजा, निहार, दीप शिखा, यामा वो इनकी हैं वो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं।
पंडित सौल सत बखाना गई देही बुद्ध बसंत न जानिए। तो जो पंडित शैल सत्य बखान गई देहिल बुद्धि बसंत, तो ये आपको नजर आ रहा है कि जो प्रारंभिक जो अपभ्रंश जो प्राकृतिक भाषा है उससे संबंधित ये पंक्तियां हैं कि पंडित शैल सत्य बखाना देही बुद्धि बसंत न जाना। ये जो पंक्तियां वो किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो जाहिर सी बात है सरापा की हैं, और ऐसे इन्हें है वो हिंदी का जो प्रथम जो कवि है उसकी उपाधि है उससे भी संबोधित किया जाता है। और दोहा कोश और चर्यापद गीत कोश है वो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे हैं वो आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो जो आध्यात्मिक रंग के जो चश्मे हैं वो आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? तो जो आध्यात्मिक रंग के चश्मे हैं वो आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो जो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों के माध्यम से व्यंग्य किया है विद्यापति पर, क्योंकि विद्यापति है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में है वो भक्त कवि नहीं है बल्कि जो श्रृंगारी कवि हैं उससे संबंधित हैं। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, तो ये जो पंक्तियां हैं वो है रामचंद्र शुक्ल की, और ये पंक्तियां बोली हैं उन्होंने विद्यापति पर। विद्यापति को है वो गिरेशन है वो सर्वप्रथम जो रहस्यवादी कवि है उसके रूप में संबोधित करते हैं, और डॉक्टर बच्चन सिंह है वो इनको जातीय कवि है उसके रूप में संबोधित करते हैं। और इनकी जो रचना है वो है विद्यापति पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। बिहारी है वो रीतिकाल की जो रीति सिद्ध काव्य धारा उसके प्रमुख कवि हैं, और इनका एक ही मात्र काव्य ग्रंथ है वो है बिहारी सतसई। मतीराम है ये इनकी जो रचना है वो छंदसार और ललित रसराज और ललित ललाम है वो इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो जो राजमती है वो इनमें से है वो किस काव्य कृति राजमती है वो इनमें से जो किस काव्य कृति है उसकी नायिका। तो जो राजमती है वो इनमें से जो किस काव्य कृति की नायिका है? तो जो कीर्ति पताका ये विद्यापति की रचना है। आलाखंड जगनिक की है जो कि परमल रासों के अंतर्गत है। रनमल छंद है ये जो सारंगधर कवि है उनका जो रनमल छंद है। और बीसल देव रासो है वो है नरपति नाला की। तो जो राजमती इनमें से किस काव्य कृति की रचना है? तो वो है बीसल देव रासो की, और इसका जो रचनाकार है वो है नरपति नाला। तो जो राजमती इनमें से किस काव्य की नायिका है वो है बीसल देव रासो, और इनके जो रचनाकार है वो है नरपति नाला। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी किया, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी किया। ये बड़ी कितनी इंटरेस्टिंग पंक्तियां हैं। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी किया, रहे आज़ाद या जग में हम दुनिया से यारी किया। इन काव्य पंक्तियों की जो रचयिता है वो कौन है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, नजीर अकबराबादी, उस्मान और कबीरदास। तो हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी किया, रहे आज़ाद जग या जग में हमन दुनिया से यारी का, ये पंक्तियां हैं कबीर दास। और कबीर दास को आचार्य हजारी प्रसाद लोधी जी हैं वो वाणी के डिक्टेटर हैं उसके रूप में संबोधित करती है। इनका जो काव्य ग्रंथ है वो है बीजक, जिसको उनके जो शिष्य हैं धर्मदास द्वारा संपादित किया गया था, जो कि साखी शब्द और रमेनी है वो 3 भागों में संकलित है। हिंदू मग पर पाँव न राखियो का बहुतो जो हिंदू बाखियो। हिंदू मग पर पाँव न राखियो का बहुते जो हिंदू बाखियो। तो हिंदू मग पर पाँव ना राखियो का बहुतो जो हिंदी बाखियो, ये पंक्तियां हैं वो किस बोली की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये जो आदिकाल की जो सूफी है जो प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं नूर मोहम्मद हैं उनकी पंक्तियां हैं। तो जो आदिकाल की जो प्रेमाख्यान या जो सूफी काव्य धारा है उसके कवि हैं नूर मोहम्मद, और उनकी रचना है, और उनकी जो रचना है इंदिरावती। उनकी 2 बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं इंदिरावती और अनुराग वांसरी। तो ये इंदिरावती है उससे ली गई हैं। तो जब वो एक मुसलमान होने के बावजूद जो हिंदी भाषा है उसमें काव्य सर्जन कर रहे थे तो उसकी जो अभिव्यक्ति है वो इन पंक्तियों में नजर आती है। और जाहिर सी बात है कि जो सूफी जो प्रेमाख्यान काव्य धारा है वो किस भाषा में रचा गया? तो वो रचा गया है अवधी में। तो जो सूफी जो प्रेमाख्यान काव्य धारा है कवि हैं वो अवधी भाषा उसमें काव्य सर्जन है वो करते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ ही जीवन को खूबसूरती के साथ है मिला है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है, जो कि कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है कि रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ है वो मिलाया। तो जो ऋतुओं और जो त्योहार हैं और जो जीवन है वो आपको नजर आएगा बिहारी, घनानंद देव और पद्माकर में। क्योंकि जो पद्माकर है इन्होंने अपने जो काव्य है उसमें होली का जो उत्सव है उसका बड़ा ही
मार्मिक जो चित्रण है वो नजर आता है। तो जो लोक त्योहारों का जो चित्रण है वो पद्माकर के काव्य है उसमें आपको बखी हुई है वो नजर आएगा। तो रीतिकार के किस कवि ने अपने काव्य में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया, तो वो है पद्माकर। और ये जो पद्माकर हैं वो रीतिकाल के जो अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं वो भी हैं, और पद्माकर की है वो जगत विनोद पद्मा भरन और हिम्मत बहादुर बिरुदावली है इनकी प्रमुख रचना है। बिहारी हैं वो रीति सिद्ध कवि उसमें शामिल है। घनानंद है वो जो रीति मुक्त काव्य परंपरा है उसमें शामिल की जाते हैं, और ये जो प्रेम के पीर हैं उससे भी संबोधित हैं। इसके अलावा जो घनानंद है उनको ब्रज भाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण है, इन दो जो उपाधियां हैं उनसे भी संबोधित है वो इनको किया जाता है। और देव है वो रीतिबद्ध कवि हैं उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो देव की नहीं है? तो देव है वो रीतिकाल की जो रीतिबद्ध काव्य धारा उसके प्रमुख कवि हैं। और एक समय तक हिंदी में ये काफी विवाद की स्थिति रही थी कि हिंदी का जो सर्वोत्तम कवि है वो कौन है। तो एक कई लोग बोलते हैं कि वो बिहारी हैं और कई लोग बोलते हैं वो देव हैं। मिश्र बंधु विनोद हैं, उन्होंने बोला था कि जो देव हैं वो हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं, और तो कई लोग हैं वो बिहारी का पक्ष लेते थे। तो इस तरीके से ये हिंदी में काफी समय तक विवाद रहता था कि हिंदी का जो सर्वोत्कृष्ट कवि है वो कौन है, वो देव है या बिहारी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो देव की नहीं है? भावविलास, भवानी विलास, अष्ट आयाम और कवि कल्प तरु। तो इनमें से भावविलास, भवानी विलास और अष्ट आयाम ये तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं वो देव से संबंधित हैं। और देव को वो सामान्यतः ध्वनिवादी जो कवि हैं और रसवादी कवि है दोनों कवियों से संबोधित किया जाता है। तो इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? भावविलास, भवानी विलास और अष्टायाम ये देव की रचना है। लेकिन जो कवि कल्प तरु है ये जो रचना है वो है चिंतामणि त्रिपाठी की। तो जो कवि कल्प तरु जो रचना है वो है चिंतामणि त्रिपाठी की। रास पंचाध्यायी है वो किस छंद है उसमें लिखी गई है? तो जो रास पंचाध्यायी है उसके जो लेखक हैं वो है नंददास। और नंददास हैं वो ना केवल कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं बल्कि जो विठल नाथ द्वारा जो अष्टछाप का जो प्रवर्तन किया गया था उसमें ये सबसे जो वरिष्ठ जो कनिष्ठ हैं या सबसे छोटे हैं वो कवि हैं। और नंददास की जो काव्य भाषा इतनी सृजित थी कि उनको जो जड़िया कवि है उससे संबोधित किया जाता है। और नंददास की जो रस मंजरी और रास पंचाध्यायी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रास पंचाध्यायी के लिए ही इनको जो जड़िया कवि है उससे संबोधित है वो किया जाता है। तो रास पंचाध्यायी है वो किस छंद में लिखी गई है? तो जो रास पंचाध्यायी है वो लिखी गई है रोला छंद में। तो जो रास पंचाध्यायी है वो रोला छंद है उसमें लिखी गई है। तो जो रास पंचाध्यायी है उसके जो कवि हैं वो है नंददास, और इनको जो जड़िया कवि है इस रचना के लिए बोला जाता है। और ये जो रास पंचाध्यायी है वो रोला छंद है उसमें लिखी गई है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था, यह कथन है वो किसका है? तो प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, ये जो कथन है वो किसका है? तो प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था, यह कथन किसका? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने जो केशवदास हैं उन पर काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण वो टिप्पणियाँ वो की हैं। तो एक टिप्पणी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की केशवदास पर बड़ी ये महत्वपूर्ण है कि केशवदास को वो कवि हृदय है वो नहीं मिला था। और इसके अलावा जो रामचंद्र का है वो बोलते हैं उनके जो फुटकर पद है, जो फुटकर कवित्व है उनका मात्र है वो संग्रह। तो प्रकृति के नाना रूपों के साथ हृदय का सामंजस्य नहीं था, ये जो कथन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का केशवदास के बारे में। युगधारा की जो रचयिता है वो कौन है? तो जो युगधारा है जो काव्य रचना है उसकी रचयिता है वो कौन है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। तो जो युगधारा है उसकी जो रचयिता है वो है नागार्जुन। नागार्जुन है वो हिंदी में जो काव्य सृजन है वो उत्तर छायावाद है वहाँ से वो प्रारंभ है वो कर देते हैं। और अकाल और उसके बाद इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविता है अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा। इनकी जो महत्वपूर्ण अगर अन्य रचनाओं की बात करेंगे तो वो है अकाल और उसके बाद, जिसमें कि अकाल के बाद की जो विभीषिका है उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन है उसमें नजर आता है। और ये केवल 8 पंक्तियों की कविता है लेकिन बड़ी ही क्लासिक बन गई है। हरिजन गाथा और एक है बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है वो नागार्जुन की बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो संस्कृत निष्ठ जो भाषा है वो नजर आएगी। बादल को घिरते देखा है। तो जो युगधारा की जो रचयिता है वो है नागार्जुन।
विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है वो किसकी अवधारणा? तो जाहिर सी बात है कि जो विरोधों का जो सामंजस्य जो अवधारणा है वो हिंदी में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनकी धारणा है, और इनका ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। एक तो इनका जो कॉन्सेप्ट है विरोधों का सामंजस्य, लोक मंगलवाद है, इनकी बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोक मंगलवाद है तो जो लोक मंगलवाद की जो अवधारणा है वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो उनसे जुड़ी हुई है। एक तरफ तो विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है और लोक मंगलवाद है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण अवधारणा है। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सर्वप्रथम है वो किस भाषा में लिखा गया? ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो सर्वप्रथम हिंदी भाषा में है वो लिखा ही नहीं गया था, बल्कि जो हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो सर्वप्रथम लिखा गया था वो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। और इसे लिखने वाला जो साहित्य इतिहासकार था वो था गारसा दा तासी। गारसा दा तासी ने ही सर्वप्रथम जो हिंदी भाषा का जो साहित्य इतिहास है वो लिखा था, जो कि फ्रेंच भाषा है उसमें लिखा था, और उस साहित्य इतिहास है उसका नाम था इस्तवार द ला लित्यूतर एंदो ये हिंदुस्तानी। इसके अलावा जॉर्ज ग्रेसन का मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो सर्वप्रथम वो किस भाषा में लिखा गया था? वो लिखा गया था फ्रेंच में गारसा दा तासी के द्वारा, इस्तवार द ला लित्यूतर एंदो ये हिंदुस्तानी। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं, ये पंक्तियां वो किस रचनाकार की हैं? तो ये जो अगर मैं तुमको ललाट के सज के नाव की अकेली तारका नहीं कहता, ये कम पंक्तियां हैं, ये कवि पंक्तियां हैं, ये इसकी शुरुआती हैं। और शब्द जादू है क्या समर्पण कुछ नहीं, ये लास्ट है। और ये जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं कलगी बाजरे से। ये पंक्तियां हैं वो कलगी बाजरे है की ली गई हैं, और इसमें जो कवि है वो नए उपमान है उनकी बात है वो चर्चा करता है। और इन पंक्तियों की जो रचयिता हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद बासायन अज्ञ। तो जो शब्द जादू है मगर समर्पण क्या समर्पण कुछ नहीं, अगर मैं तुमको ललाट के सज के नाच की अकेली तारका अब नहीं कहता। इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद बासायन अज्ञ, और कविता का नाम है कलगी बाजरे की, जिसमें जो कवि है वो नए उपमान है उनकी चर्चा है वो करता है। चिंता भग्नदूत इत्यलम हरिघास पर क्षण भर पहले मैं सन्नाटे बनता हूँ, ये इनके आज्ञा के प्रमुख महत्वपूर्ण है वो काव्य संग्रह है। गजानन माधव मुक्तिबोध है, ये पहले तार सप्तक है उससे जुड़े हुए थे, वो पहला तार सप्तक है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943 है। और इनके दो काव्य संग्रह, वो एक है चांद का मुंह टेढ़ा है और ये दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल। रघुवीर साय हैं, ये भी जो तार सप्तक की जो परंपरा सप्तक है उससे जुड़े हुए हैं। दोहा या दोहा है जो मूल था वो किस भाषा का छंद है? तो आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी वो हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक उसमें उल्लेखित करते हैं कि दोहा तो है वो अपभ्रंश का है वो अत्यंत लाडला छंद है। तो जो अपभ्रंश का जो लाडला छंद है वो है दोहा या दोहा। इसके अलावा जो प्राकृत का जो छंद है वो है गाथा या गाहा। तो वो बोलते हैं कि जिस तरीके से प्राकृत में गाथा या गाहा कहने से उसका आवास होता है, उसी तरीके से अपभ्रंश में दोहा या दोहा कहने से उस दोनों का आवास है वो होता है। हिंदी साहित्य का जो अतीत है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो हिंदी साहित्य का जो अतीत है उसके लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास और गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त ने जिस पुस्तक का जो रचना क्रम है वो किया वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो गणपति चंद्र ने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। श्याम सुंदर दास हैं वो हिंदी जो शब्द सागर है उसके संपादक मंडल है उसमें शामिल, और उन्होंने हिंदी भाषा और उसकी सृजनता के लिए काफ़ी प्रयास भी किया है। इनकी अगर प्रमुख पुस्तकों की रचना करें तो एक हिंदी कोविद रत्नमाला है वो इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण है वो या और प्रसिद्ध है हिंदी कोविद रत्नमाला। इसके अलावा इन्होंने काबीर ग्रंथावली है उसका विसर्जन है वो किया है। तो जो हिंदी साहित्य का जो अतीत है उसके जो लेखक हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके अलावा विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, व्योमकेश दरवेश और हरिप्रसाद द्विवेदी जी की जो जीवनी है उसका सृजन किया है। और इसके अलावा लोकवादी तिरछी है वो भी इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से जो हिंदी साहित्य का जो अतीत है उसके जो लेखक हैं वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य का अतीत है वो लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, व्योमकेश दरवेश और लोकवादी तुलसी। गणपति चंद्रगुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। संदेश ही सबुत रही हव कहूँ नहीं असमत, भन पिए एकती बलही बेबी समायन हत्ता। तो जो उपरोक्त दोहा है वो किसका है? तो इसमें जो दोहा है संदेश ही
सब तरही हऊ कहूनो असमत भवनु एकई बल्लही बेही समानत। ऑप्शन है नरपति नाला की जो रचना वो है बीसल देव रासो। हेमचंद्र है, इनको जो प्राकृत का जो पालनी है उसकी संज्ञा है वो दी जाती है। अब्दुल रहमान, इनको जो हिंदी का जो प्रथम जो मुसलमान कवि है उसकी संज्ञा दी जाती है और इनकी जो रचना है उसका नाम है संदेश रासक। और सारंग दर का कवि है, इनकी जो रचना है वो है हमीर रासो। तो जाहिर सी बात है कि अब्दुल रहमान का जो काव्य ग्रंथ है वो है संदेश रासक और इससे जो प्रथम धर्मेतर जो रासक ग्रंथ है उसकी संज्ञा वो दी जाती है। और संदेशो ही सबतर, तो इसमें पंक्तियों में संदेश आ रहा है, आ भी रहा है, तो वहां से हम इसको अजम्पशन करके लगा सकते हैं कि ये संदेश रासक है, वो सही आंसर है अब्दुल रहमान। जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सनेहू अरी भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन है? जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सनेहू अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं कौन? ऑप्शंस हैं सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास और रैदास। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, तो इन जो पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं आदिकाल की जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है उसमें जो संत योग ज्ञानश्री काव्य धारा है, तो गुरु नानक हैं, इनकी हैं वो रचयिता है। तुम नीके देही जानत गैया चलिए कुंवर रसक मनोहन लागे तीहर पिया। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तुम नीके देहे जानत गैया, तुम नीके देहु जानत गैया चलिए कुंवर रसक मनमोहन लगावे तीहर पहिया। इन पंक्तियों के जो रचनाकार है वो कौन है? तो जाहिर सी बात है चारों के चारों जो कवि हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो भक्ति काल की है उससे है वो जुड़े हुए हैं। तो तुम नीके दुहुई जानत गैया चलिए कुंवर रसक मनोहन लागे तिहारे पिया। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सूरदास तो नहीं है, कुंभन दास, परमानंद दास भी नहीं है, तो इनकी जो पंक्तियों के जो रचयिता है वो है नंद दास। निम्नलिखित में से कौन है वो हनुमान चरित्र का है वो रचयिता है? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो वहाँ पर जो राम भक्ति काव्य धारा है उसकी जब चर्चा करते हैं तो वो बोलते हैं कि जो राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित जो अन्य ग्रंथ है तुलसीदास के अलावा, तो उसमें रायमल पांडे है, इनका ये ग्रंथ है वो है हनुमान चरित्र। तो जो हनुमान चरित्र है वो रायमल पांडे है, उनका ग्रंथ है। नावादास का जो भक्तमाल है और अष्टायाम है, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। तो नावादास का भक्तमाल और अष्टायाम है वो बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। तुलसीदास ने को टोटल जो अपनी ग्रंथों की जो संख्या को काव्य सृजन किया वो 12 है, जिसमें 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 हैं वो छोटे हैं। अग्रदास हैं वो जो रसिक संप्रदाय है उसके प्रणेता हैं और हिंदी राम भक्ति काव्य धारा में रसिकता लाने का या श्रृंगार भावना लाने का कार्य है वो इन्हीं के द्वारा है वो किया जाता है। तो जो अग्रदास है वो रसक संप्रदाय है उसके प्रणेता हैं और जो राम भक्ति काव्य धारा उसमें जो श्रृंगार जी प्रवृत्ति है वो इन्हीं के द्वारा है वो लाई जाती है। ललित ललाम है वो किसका ग्रंथ है? तो जो मतीराम का जो रसराज और ललित ललाम है दो बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इसकी हम चर्चा वो कई बार कर चुके हैं। तो जो मतीराम का है वो है रसराज और ललित ललाम, इसके अलावा इनका जो रसराज है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जसवंत का जो ग्रंथ है वो है भाषा भूषण है, वो काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार है वो आया हुआ भी है कि जसवंत सिंह का जो ग्रंथ है वो है भाषा भूषण है, वो काफी महत्वपूर्ण है। भूषण का जो ग्रंथ है वो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। और पद्माकर का है जगत विनोद पद्माभरण और पद्म लहरी। 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन है कवित की वो खेल करी जाना। तो 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन है कवित की वो खेल करी जाना। ये जो पंक्तियां हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि ठाकुर हैं, उनकी पंक्तियां हैं। और जो ठाकुर है इनकी जो रचना है वो ठाकुर ठसक है और ठाकुर शतक। और इनका जो काव्य है वो अपनी लोकोक्तियों मुहावरों के स्वाभाविक प्रयोग है उसके लिए वो जाना जाता है। इसके अलावा ये चारों के चारों जो कवि हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं। तो जो आलम है ये भी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं और आलम की जो रचना है वो है मादम नाल काम कंदला और आलम केली। बौद्धा की जो रचना है वो है बिरह बारिश और इश्क नामा। इसके अलावा ये द्विजदेव हैं, इनका जो अन्य नाम है वो है राजा मान सिंह। तो 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगों ने कवित की वो खेल करी जाना। ये जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं ठाकुर हैं उनकी रचना है। रस कलश है वो किसकी रचना है? रस कलश है वो किसकी रचना? ऑप्शन है श्रीधर पाठक,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और मैथिली शरण गुप्त। तो जो रस कलश है उसके जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। और इनका जो ग्रंथ है प्रिय प्रवास, इसे खड़ी बोली हिंदी है, उसका जो प्रथम महाकाव्य है उसकी संज्ञा दी जाती है। और इसका जो पहले नाम है वो कवि रखना चाह रहे थे, वो रखना चाह रहे थे ब्रजंगना विलाप। और ये जो है वो महाकाव्य है वो 17 ग्रंथ, 17 भाग है, उसमें विभाजित हैं। श्रीधर पाठक हैं, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो ट्रू रोमांटिसिज्म जो सच्चे स्वच्छंदतावादी हैं उसके रूप में संदर्भित हैं, वो करते हैं। और मैथिली शरण गुप्त है वो जो द्वितीय युग की जो अनुशासनवादी जो काव्यधारा है उससे संबंधित है। तो आज हमारे जो प्रश्न है वो उसको यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।